कर दो, चलो बस ठीक, इधर कर, चलो ये रहा। इसके अंदर मैंने लिखना है जी पर्टिकुलर्स, इधर लिखूंगा कॉस्ट, इधर लिखूंगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन लिखी गई। उसके बाद यहां पर लिखूंगा कैरिंग वैल्यू, और ये जो एक एडिशनल कॉलम यहां पर बनाऊंगा इस जगह के ऊपर, ये दरअसल आपके रेट का कॉलम बन जाएगा, लाइफ रेट परसेंटेज, ठीक है जी। अब ये जो कॉस्ट वाले कॉलम है और क्यूमुलेटिव वाला कॉलम है, इसके अंदर आगे फर्दर कॉलम बनने हैं, ठीक है। लाइक क्या कॉलम बनेगा जी, ये ओपनिंग बैलेंस का कॉलम बन गया, ये एडिशन का बन गया, ये डिस्पोजल और एडजस्टमेंट का बन गया, और ये क्लोजिंग का, ठीक है जी। जरूरत के मुताबिक फर्ज करें यहां पर ओपनिंग, यहां पर एडिशन या रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये डिस्पोजल या एडजस्टमेंट, और ये क्लोजिंग, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, इसके भी ऐसे ओपनिंग, ये एडजस्टमेंट फॉर द ईयर और क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये एडजस्टमेंट, ये फॉर द ईयर, और ये क्लोजिंग, ठीक है। और ये कैरिंग वैल्यू क्लोजिंग आ जाएगी, ठीक है। और ये रेट परसेंटेज में आ जाएगा। फर्ज कर लें मैं एक एसेट ले लेता हूँ, फर्ज कर लें हम यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर। अब यहाँ पर मैंने उसकी ओपनिंग कॉस्ट लिखनी है, से हम कहते हैं नहीं वो थी 70,000, ये आ गया, ठीक है। हमने उसके अंदर एडिशन किया या डिस्पोज रीवैल्यूएशन की वजह से सरप्लस आया, वो हमने यहाँ लिख देना इस कॉलम में। हमने कोई एसेट बेच दिया है, डिस्पोजल को ट्रांसफर कर दिया, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करते हुए जो सेकंड इफेक्ट आएगा वो हमने यहाँ लिख दिया, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसी तरह ओपनिंग डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगी, जो एलिमिनेट की वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फॉर द ईयर यहाँ आ जाएगी, और क्लोजिंग बैलेंस रिडक्शन यहाँ आ जाएगी। अब ये जो सर्कल मैंने ये लगाया और ये लगाया, ये क्लोजिंग कॉस्ट है, और ये क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पर ये कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, जो डबल टिक लगा रहा हूँ। और आगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 20%, वाट एवर जो भी है लिखते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मेट है, ठीक है जी। इस फॉर्मेट के अंदर आपने फिगर वर्क करना है, और नीचे फिर जो हमने एडिशनल डिस्क्लोजर पढ़े हैं कि जी ये बताना है रीवैल्यूएशन कब हुई थी, ये बताना है इंडिपेंडेंट वैल्यू यूज किया गया, ये बताना है कि जो है कौन सा मेथड जो है कि जो एसेट फेयर वैल्यू पे हैं, अगर वो हम डेप्रिशिएट ना करते तो उनकी कैरिंग वैल्यू कितनी होती हिस्टोरिकल कॉस्ट के तहत, इंडिपेंडेंट वैल्यू यूज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, उसका नाम क्या है, ये चीजें हमने एडिशनल देनी है। क्यों जी, क्लियर हो गया जी? अर्सलान, जी सर क्लियर हो गया सर। और अब एक और आप, बात पूछनी अब थी। आपने करना क्या है, अब आपने वो क्वेश्चन सब ने इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है, नीचे डिस्क्लोजर देने हैं, ताकि आपको यस पता चल जाए कि हाँ ये मुकम्मल क्वेश्चन हो गया जी। और क्या कह रहे हैं आप? सर, अगर उसने मेजरमेंट मॉडल लिखा हो, कॉस्ट पे मेजरमेंट करना है, और उसने डिटेल में रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन दी हो, तो सर हमने रिवैल्यूएशन तो इग्नोर करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं है, वो एट द स्टार्ट कॉस्ट मॉडल होगा, लेकिन जब रीवैल्यूएशन हो जाएगी तो फिर रीवैल्यूएशन के ऊपर ही। हाँ, अगर उसने वादे लिखा हुआ हो कि ऑलरेडी वो जो है वो कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है, और अभी भी उसका इरादा कॉस्ट मॉडल यूज करने का ही है, लेकिन फिर रीवैल्यूएशन की उसने जो फिगर्स दी हुई होंगी, वो एक आपको याद होगा हमने डिस्क्लोजर पढ़ा है कि जी हम भले कॉस्ट मॉडल पे ही रहेंगे, लेकिन हम एसेट की जो रीवैल्यू फेयर वैल्यू जो है वो मेंशन करेंगे। तो वो दरअसल फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर इधर नीचे देने के लिए दी हुई होगी बात। यहाँ हम लिखेंगे कि द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट जो है वो इतनी है, ठीक है, वो इसलिए जी दिया सर। हुआ होगा। सर वो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि बिल्डिंग की जो मेजरमेंट होती है वो रिवैल्यूएशन मेथड से हो रही है, और प्लांट की हो रही है कॉस्ट मेथड से।
तो जी सर फिर भैया। इन दोनों को सेम तरह ही लेकर चलेंगे अगर नहीं जी रिवैल्यूएशन भी नहीं, हो रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप रिवैल्यूएशन करें तो इंटायर क्लास ऑफ एसेट वैल्यू होना चाहिए। इंटायर क्लास ऑफ एसेट से क्या मुराद है, बिल्डिंग करेंगे तो बिल्डिंग को करें, ठीक है। जरूरी नहीं यस। है कि बिल्डिंग करें तो मशीनरी भी करें। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो सकता है कि कोई एसेट जो है वो कॉस्ट मॉडल पे शो किया जाए और कोई एसेट जो है वो फेयर मॉडल पे शो किया जाए, इट इज पॉसिबल, ठीक है। यस तो सर। जो उसने पॉलिसी बताई होगी, बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल से करेंगे, मशीनरी को रिवैल्यूएशन मॉडल से करेंगे, ठीक जी है। सर, मैं वही पूछ रहा था कि वो प्लांट में वो कॉस्ट मॉडल लिखता है, लेकिन वो फिर जब रिवैल्यूएशन जिस तरह हो रही है, जिस तरह उसने बिल्डिंग को डील किया रिवैल्यूएशन के हिसाब से, वो क्वेश्चन 9 में प्लांट को भी सर उसी तरह ही डील कर रहा है, रिवैल्यू के हिसाब से कर रहा है, कॉस्ट पे नहीं कर रहा। नहीं तो दोनों की उसने रिवैल्यूएशन दी हुई होगी ना, रिवैल्यूएशन का डाटा दिया जी। तो रिवैल्यूएशन है। जी सर। हाँ, ठीक है। ठीक वो ठीक दोनों ठीक है सर। रिवॉल्यूशन मॉडल के ऊपर उन्होंने कहा है, तो फिर ही हम रिवॉल्यूशन पे शो कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, हमने जी क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है आज। इसके अंदर मतलब कुछ ऐसी चीजें थी, इसलिए मैंने इसको स्किप किया था। एडजस्टमेंट लिमिटेड हैज कैरिड आउट अ रिव्यू ऑफ इट्स नॉन करंट एसेट। रिक्वायरमेंट क्या है जी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, ठीक है जी। अच्छा जी, क्या लिखता है जी, अ ग्राइंडर वाज परचेज्ड on 1st January 2012 for rupees 100,000. The plant had an estimated useful life of 10 years and the residual value of nil. ठीक है, deduction is charged on the straight line basis on 1st January 2015 when the asset's net book value is 70,000. The director decided that it would be more appropriate to depreciate this asset using the sum of digit approach. The remaining useful life is unchanged, ठीक है जी। एक्चुअली वो कहना ये चाह रहा है कि जी इसकी एसेट की लाइफ कितनी थी, 10 ईयर्स की, ठीक है जी। यानी हर साल इसने रेजिडुअल वैल्यू नील है तो 10,000 इसने रीवैल्यू होना है, ठीक है। तो वो कह रहा है जी ऑन 1st January 2015 व्हेन द एसेट नेट बुक वैल्यू वाज 70,000। कहता है जी 1 जनवरी को उसकी जो बुक वैल्यू थी वो थी 70,000, ठीक है जी। इस डेट को वो ये डिसाइड करते हैं कि हमने एसेट जो है उसको सम ऑफ डिजिट से हमने डेप्रिसिएट करना है। हम क्या करेंगे, IAS 16 रिक्वायर्ड दैट depreciation method be reviewed periodically and if there is a significant change in expected pattern of the economic benefit, the method should be changed. Depreciation adjustments should be made in current and future period. यानी जब कोई डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होता है या यूजफुल लाइफ चेंज होती है, देखें अकाउंटिंग के अंदर ना दो चीजें हैं जो प्रोफेशनल जजमेंट से चेंज होती हैं। एक होता है आपका यूजफुल लाइफ, एक होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट और एक होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। ये जो चेंज है यानी रेट आपने कम कर लिया या लाइफ को चेंज कर दिया, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है। और जो लाइक आप कोई पॉलिसी चेंज कर लेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव होता है। आपके सिलेबस में कोई पॉलिसी चेंज नहीं है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पिछले सालों के फाइनेंशियल भी एडजस्ट करने पड़ते हैं। कैसे करने हैं, क्यों करने हैं, अभी का जिक्र नहीं है, FR2 में भी नहीं है, जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला जब आप फाइनल क्लास में। FR2 में है, FR2 में है, सॉरी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी FR2 में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो बात सीखने वाली वो कहता है कि जब ऐसा हो तो आपने ऑनवर्ड और करंट ईयर के अंदर नए मेथड, नई लाइफ को फॉलो कर लेना है। जैसे यहाँ है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये एसेट अभी तक 30,000 रुपया डेप्रिसिएट हो चुका है, ये देखिएगा, ये एसेट मैंने, ये एसेट अकाउंट है और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। जरा ये शीट निकाल दो। ओके, अच्छा जी, ये मेरे पास दो अकाउंट हैं जी। एक मेरे पास आ रहा था एसेट अकाउंट और एक मेरे पास आ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मैं
ये मेरे पास एसेट अकाउंट है और ये इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं किस डेट की, मैं यहां लिखने लगा हूं 1 जैन 15, ओपनिंग बैलेंस इसका है 70,000, ठीक है। और 1 जैन 15 इसका ओपनिंग बैलेंस है 30,000। ज़ाहिर है कैरिंग वैल्यू 70,000 है तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी, हुई है 30,000। तो जब आप मेथड चेंज करते हैं या लाइफ चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेथड चेंज हो रहा है, लाइफ सेम रही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपने एक एंट्री करनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है। एक्यूमुलेटेड एक्शन डेबिट और एसेट क्रेडिट 30,000, यानी ऐसे कर हैं, यहाँ 1 लाख आना, सॉरी एक कॉस्ट है यार, ऊपर हमने लिखा भी है 1 लाख आना है, सॉरी 1 लाख आना। अच्छा जी, ये कॉस्ट, अच्छा जी। अब हमने क्या किया, जिस दिन ये डिसाइड किया उसी दिन हमने 1 जनवरी को एक एंट्री की, एसेट क्रेडिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 1 जनवरी को, ठीक है जी। ये एसेट आ गया, इससे क्या हुआ, यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई, इससे क्या हुआ, ये हमारा अकाउंट हो गया नील, और एसेट कितने का रह गया, 70,000 का अपनी कैरिंग वैल्यू पर रह गया। अब वो ये कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट के साथ बाकी जो लाइफ है उसका, इसका आपने डेप्शन चार्ज करनी है। 3 साल गुजर गए, लाइफ अनचेंज है, बाकी लाइफ कितनी होगी, 7 साल, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले सम ऑफ डिजिट निकाल लें, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट वो कितना है जी, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, n नंबर ऑफ लाइफ 7, 7+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। 7+1 8 और 56 डिवाइडेड बाय 2 28, ये आ गया जी सम ऑफ डिजिट, ठीक है। अब मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड कहता है कि जी आप कर सकते हैं ये वाला काम, उसने हवाला दिया। तो सबसे पहले इसको ऊपर करो थोड़ा सा, सबसे पहले साल की डेप्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर करो और ऊपर कर दो, ठीक है बस। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले ईयर लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। अब पहले साल डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है, ये टोटल की जो इसकी वैल्यू है वो 70,000 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये पहले साल की डेप्शन आ गई 17,000, 17,500। दूसरे साल फिर 70,000 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है जी, इंटू 2 इंटू 1। इस तरह ये डिक्रीजिंग ट्रेंड हर साल डेप्शन आ जाएगी, हम उसकी एंट्रीज करते जाएंगे, ठीक है। बात सीखने वाली ये थी कि जब कोई एसेट की लाइफ चेंज होती है या पॉलिसी चेंज होती है तो जो क्यूमुलेट है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, और जो कैरिंग वैल्यू है उसको आगे फिर नए मेथड के मुताबिक लेके चला जाता है। चलो क्वेश्चन पे चलो, ठीक है जी। ये बात हमारी क्लियर हो गई, ए पॉइंट जो था ये हमने सॉल्व कर लिया, ओके। चलिए आगे देखें, द कंपनी परचेज अ 50-year lease some years ago for ₹1 million. This was being depreciated over its life on a straight line basis on 1st January 2015 when the net book value was 480,000 and the 24 years of the lease are remaining. The asset is revalued to rupees 1.5 million. The revised value is being incorporated into the account. ठीक है जी, क्या फैक्ट आएंगे, चलो जी शीट निकालते हैं। ओके अच्छा जी, इसमें भी ऐसे ही है, ये एक एसेट अकाउंट बनेगा, 3 अकाउंट बना देते हैं, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा,
एसेट अकाउंट है, और इधर रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर आएगा तो ठीक है जी। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, जो भी साल था 1 मिलियन था, कॉस्ट तो यही है ना, और इसकी ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितनी है 4,80,000, उसकी कैरिंग वैल्यू रह गई, इसका मतलब 5,20,000 से वो डेप्रिशिएट हो गया, ऐसे ही है। ओके, अब इस डेट को हमने डिसाइड किया कि हमने इसे रीवैल्यू कर देना है, ऐसा ही है। निकालो जरा क्वेश्चन, ये देखिए, on 1st January 2015 when the net book value was this and the 24 year of the lease are remaining, ठीक है, 24 ईयर रहते हैं, तो इस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया हमने रीवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। चलें जी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलिमिनेशन कर देंगे, ये जो हमने 5,20,000 ये डेबिट और ये क्रेडिट 5,20,000, ताकि ये एसेट को चला गया और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। अब इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी रहेगी, 4,80,000 कैरिंग वैल्यू, और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 15 लाख, तो ये कितना आ गया जी 10,20,000, ये क्या आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, ठीक है, इतना ही। इसको इनकॉर्पोरेट करें, क्या एंट्री करेंगे, एसेट डेबिट 10,20,000 से और सरप्लस क्रेडिट 10,20,000 से, ठीक है, ये एसेट और ये सरप्लस, ठीक है जी। सरप्लस रिकॉर्ड हो गया, डेप्शन एलिमिनेट हो गई, अब एसेट चलना शुरू हो गया। अब 31 दिसंबर 2015 को अब इसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब डेप्रिसिएशन मैं चार्ज करूंगा जो नई वैल्यू है इसकी, और नई वैल्यू कितनी है 15 लाख, करके देख लें, 10 लाख माइनस 5,20,000 और हाँ ठीक है ना, 10,20,000, तो टोटल कितना हो गया 15 लाख। इसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ गई जी, हम लिख देते हैं 15 लाख, ये 15 लाख हो गया, ठीक है। अच्छा, अब डेप्शन चार्ज करनी है, अब उसकी लाइफ के रिमेनिंग 24 साल रहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 15 लाख को 24 से डिवाइड कर दें, हाँ 62,500, ये डेप्रिसिएशन आ गई 62,500, यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ये नील हो गया, इसकी क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 62,500, ये इसका क्लोजिंग आ गया, ये इसका क्लोजिंग आ गया। सरप्लस रियलाइज करना है, पहले डेप्रिसिएशन कितनी थी और अब डेप्रिसिएशन कितनी है, अब डेप्रिसिएशन तो है 62,500, पहले डेप्रिसिएशन कितनी थी, जरा क्वेश्चन पे जाएं। ये 10 मिलियन वाला एसेट जो था इसकी लाइफ कितनी थी 50 ईयर्स ऑफ लाइफ, लीज लाइफ थी इसकी, तो सॉरी 1 मिलियन, तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 50, एक साल की डेप्रिसिएशन निकल आई कितनी 20,000, ये आ गई, और अब डेप्रिसिएशन कितनी आई है 62,500, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई 42,500, ये मैं रियलाइज करूंगा, क्या एंट्री करूंगा जी, हम एंट्री करेंगे कंप्रीहेंसिव इनकम टू CI टू OCI, सॉरी कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे। हाँ जी, शीट किधर गई, ये देखो कितने से 42,500 से, ये रहा 42,500, ये यहाँ डेबिट हो गए, कंप्रीहेंसिव इनकम को चला गया, तो ईयर एंड के ऊपर ये जो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 10,20,000 में से 42,500 माइनस कर दें, 977,500, ये जनाब तीनों फिगर आ जाएंगी, ये जो मैंने सर्कल कर दी, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये कि एंट्रीज की एक तरतीब है, उस तरतीब को छोड़ेंगे तो फिर काम खराब होगा, आगे चल। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने सवाल किए, कौन से हुए थे, ये हो गया था, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, ओके।
बड़ा करो यार, नजर ही नहीं आ रहा। Abid Limited uses the revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment, and has a policy of revaluing its asset on an annual basis using the net replacement value method. ये नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है जो हम कर रहे हैं जब एलिमिनेशन ऑफ डिडक्शन करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू एल्स बिल्डिंग। फोर बिल्डिंग्स आर एक्वायर्ड इन सेम विसिनिटी इलाके को कहते हैं। ऑन फर्स्ट जनवरी 12 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹300 million। चार बिल्डिंग नहीं है। द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 20 years। ठीक है, फोर बिल्डिंग्स वर रिक्वायर्ड, चार बिल्डिंग नहीं है जी। ठीक है, और उनका वो कहता है कि यूजफुल लाइफ जो है वो कितनी है, ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 20 years। 20 ईयर उनकी लाइफ थी। AL depreciate building on the straight line over their useful life। ठीक है जी, straight line method the result of revaluation carried out during the last 3 years by premier। ये उसके वैल्यूअर का नाम दिया हुआ है डिस्क्लोजर पर्पस के लिए। आगे चलो, रिवैल्यूएशन ये हमने की है। 1 जनवरी 13 को इतनी की है, 14 को इतनी, 15 को इतनी। ऑन 30 जून 15 वन ऑफ द बिल्डिंग वाज सोल्ड, वो इतने की बेच दी। प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपोनेंट कंपैरेटिव फिगर्स फॉर इंक्लूजन इन AL फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखें जी, ये पूरा वो जो नोट है वो कह रहा है कि जी आपने बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, अब 2 सालों का उसने कहा जी डाटा आपने देना है, कंपैरेटिव भी बनाना है। 30 जून 15 इसका क्लोजिंग है, तो वो हर साल क्या करता है कि जी 1 जनवरी को वो रिवैल्यूएशन करता है। ठीक है, तो ये उसने दोनों सालों का कंपैरेटिव डाटा जो है उन्हें बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहले हम कॉस्ट की वर्किंग कर लेते हैं, क्यूमुलेटेड की भी साथ वर्किंग कर लेते हैं। टी अकाउंट बना के करनी है वैसे कर लेते हैं, ऐसे ही करनी है तो ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, देखना ये होता है कि हमारी चलें जी पहले शीट निकाल लें। नई शीट निकाल दो। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी, इसके अंदर हमने बिल्डिंग एट कॉस्ट, ठीक है, बल्कि बिल्डिंग एट, अब ये कॉस्ट नहीं रही, बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू। ओके, अच्छा, अब मेरे पास मुझे ना 2 सालों का डाटा बनाना है। ठीक है, जो वो मेरे से मांग रहा है सिर्फ बिल्डिंग का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2015 और यहाँ लिख लेता हूँ 2014। ये आ गया, इन दोनों का डाटा इधर लिखते जाएंगे। ये इसकी फेयर वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस। ये देखिए, ओपनिंग बैलेंस मुझे एक चाहिए 2014 का, एक चाहिए 2015 का। चलो जी क्वेश्चन पे जाओ। ये देखिए, 1 जनवरी 2014 को उसकी जो रिवैल्यूएशन हुई है वो 252 की हुई है। ठीक है, और 1 जनवरी 2013 को जो हुई है वो 3/23 की हुई है। पहले एक साल को मुकम्मल कर ले, पहले 14 को मुकम्मल कर ले। जब 14 का मैं ओपनिंग उठाऊंगा, ये 14 का क्लोजिंग होगा क्योंकि जून इसके बाद आएगा। ये 14 का ओपनिंग होगा क्योंकि जून इसके बाद आएगा ओपनिंग वाला है। हाँ जी, 31 दिसंबर है, ये रेंट 31 दिसंबर है। ठीक है, तो फिर तो और काम सीधा हो गया। ये देखें, नहीं, ये जून सितंबर की तो 13 है ना मिलेगी जी, न्यू वो के असद साथ ना। बिका है ये दरमियान में बेशक जाके ना, अक्टूबर की। तो लेकिन ये रेंट दिसंबर है। तो ये जो है 1 जनवरी 2013, उसके बाद रिवॉल्यूशन है 1 जनवरी 2014। तो इसका मतलब है कि 13 का जो क्लोजिंग है वो 14 को ओपनिंग होगा, और 13 का क्लोजिंग कितना है, 323। ठीक है, चलें इधर लिखते हैं। ये देखिए,
यहाँ पे मैंने लिखा 323, ठीक है। और जो 14 का क्लोजिंग है वो 15 का ओपनिंग होगा। चलो जी, वो कितना है, ये जो 252 है, ये 15 का ओपनिंग होगा। चलें, ये आ गया जी 252। ओके, अच्छा जी। अब अल्टीमेटली ये जब रीवैल्यू होता है एसेट, ये वाला जो था 323 ओपनिंग वाला, ये पूरा साल इस्तेमाल हुआ, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी आई वो कैलकुलेट करनी है, और उस डेप्रिसिएशन को हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है जी। तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस मीन जो उसकी अगर डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन हुई है, इम्पेयरमेंट लॉस इसे नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपने अगर टी अकाउंट बना के चलना है तो टी अकाउंट बना लें, ठीक है। ये एसेट जब रीवैल्यू होके इतना हो गया तो 2013 में इसके ऊपर इतनी डेप्शन चार्ज हुई, वही 2014 की ओपनिंग डेप्शन बनेगी, ठीक है। और फिर हमने 1 जनवरी 2014 को जब रीवैल्यूशन की तो पिछले वाली क्यूमुलेटेड जो है वो राइट ऑफ होनी है। तो इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 3,23,000 का ये जो एसेट है, यहाँ लिखा हुआ है ना, इसने पीछे जाओ, टोटल यूजफुल लाइफ कितनी 20 ईयर्स है, और लिया कब है 2012 को। तो एक साल इसकी लाइफ का गुजर गया था जनवरी दिसंबर 12 में, ठीक है। अब जब हम 13 की बात करेंगे तो 13 में सिर्फ यानी 1 जनवरी 13 को एसेट कितने का रीवैल्यू हुआ वो निकालेंगे जरा। ये 1 जनवरी 13 को इतने का हुआ है, ठीक है। तो 12 के अंदर जो डेप्रिसिएशन हुई हुई है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हुई हुई है, ठीक है। वो नील हो जाएगी जब ये 13 वाली रीवैल्यूशन होगी, और फिर 13 के ऊपर जो डेप्शन चार्ज हुई हुई है वो 323 के ऊपर हुई है, यानी एक साल ओरिजिनल डेप्रिसिएशन हुआ, और अब ये जो अगला साल है 2013 वाला, जो दिसंबर 13 को क्लोज होगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो रिमेनिंग 19 ईयर के हिसाब से चार्ज होगी। तो 323 को 19 से डिवाइड कर दें, डेप्शन निकल आएगी कितनी, 17। तो वो 17 की डेप्शन मैं एलिमिनेट करूंगा। चलो जी उधर चलें। अच्छा, इसके साथ ही ना मैं एक शीट बनाना चाहता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लो। हाँ, नहीं ऊपर करो इसे, बस 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 यहीं पर है। ये हम एक शीट बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। वही साल है, ये 2015 है, ये 2014 है, ठीक है जी। ओके, कंपैरेटिव भी देने हैं ना, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस 2014 जब शुरू होता है तो उस वक्त ओपनिंग एक्यूमुलेटेड ऑप्शन कितनी होती है जो 2013 में चार्ज हुई है, ठीक है। और वो कितनी है, 17, कितनी है, ठीक है। अब इसे मैं एलिमिनेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये 17 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और ये एलिमिनेट होके उधर कहाँ गया, चलो जी, ये है ना। तो यहाँ भी लिखूंगा एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इस साल की एलिमिनेशन है ये 2014 में, तो ये 17 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक हो गया जी। अब एसेट कितने का रह गया जी अब एसेट रह गया 323 माइनस 17, 306 का, 306 का एसेट रह गया, 306 दो जनवरी 2014 को। अब जनवरी 2014 में वो रीवैल्यू कितने से हुआ, ये रहा 252 पे, ये रीवैल्यूशन हुआ, ठीक है। चलें जी, ये 252 पे रीवैल्यू हुआ। डेफिसिट कितना हुआ जी, 4554 का, मैं बताता हूँ, ठीक है जी।
तो ये डेप्रिसिएट एलिमिनेट हो गया ना। अब हमने अगले साल जाना है, यानी 2015 में ये कितने 2014 में तो ये ओपनिंग बैलेंस आया ना, तो उसी डेट को फिर ये रीवैल्यू हुआ है 1 जनवरी 14 को, वो निकालो कितना बनता है, वो इतना ही है ना। ये वाला ये डेप्शन तो तरतीब से चले ना, डेप्शन तो साल के आखिर में चार्ज करूंगा। अभी तो मैं पिछली डेप्शन को मैंने एलिमिनेट कर रहा हूँ, उसकी सरप्लस या डेफिसिट की एंट्री कर रहा हूँ। पहले जनवरी आएगा दिसंबर आएगा, पहले जनवरी आएगा, तो जनवरी वाला काम पहले पूरा करेंगे। तो कितना डेफिसिट है जी, निकालो जरा 54 का। अब क्या करना है, एक तो ये सीधा सीधा इसमें एसेट में से माइनस हो जाना 54 में, ये हो गया जी माइनस। और अब इसकी कंपाउंड एंट्री क्या है, अगर ये सारे का सारा ओरिजिनल कॉस्ट की रिवर्सल है तो उधर ले जाएंगे। पहले देखना पड़ेगा ना, अब हमारे पास सरप्लस पहले साल कितना क्रिएट हुआ था। $323 और 252 का डिफरेंस कितना है, कैलकुलेट करो। 71। ठीक है जी, 71। अब ये जो 71 हमने सरप्लस बुक किया था पिछले साल 2013 में, हमने ये सरप्लस बुक किया था, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 जनवरी 13 को वो 300, ये इसकी फेयर वैल्यू थी, और 12 की इसकी कॉस्ट कितनी थी, हैं 300 थी। तो मैंने कितना सरप्लस बुक किया था, मैंने 23 का सरप्लस बुक किया था। मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, अगर हम इसको शुरू से लेके चलना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब हम करते हैं तो फिर हमें ज़ाहिर है वो वैल्यूज वो वाली लेनी पड़ रही है, पिछले वाली भी। तो 1 जनवरी 2013 को ये एसेट रीवैल्यू हुआ 323 का। उस वक्त इसकी कॉस्ट कितनी थी, जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, जितने पे ये खरीदा गया था 2012 में, कितने पे खरीदा गया, ये 300 पे खरीदा गया था। लिहाजा हमने 23 का सरप्लस बुक किया। हमने क्या किया है, 23 का सरप्लस बुक हुआ। अब जब अगले साल आके ये सरप्लस रिवर्स होना है, जो कि उसने यहाँ उसका ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ आपको एडिशनली बता रहा हूं, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम ये जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, ये हमारी कितनी बनी है जी टोटल इस साल। डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन 2000, अगले पेज पे जाओ ना, डिफरेंस मैंने निकाला 54 है, तो मैंने सरप्लस बुक किया हुआ है 23 का। ठीक है, लिहाजा क्या होगा, इसकी कंपाउंड एंट्री होगी, कुछ सरप्लस तो एडजस्ट हो जाएगा, कुछ ये जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है ये तो सरप्लस में एडजस्ट हो जाएगी, और बाकी जो है वो कंप्रीहेंसिव इनकम में चली जाएगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर यही ट्रीटमेंट होना है। अब हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब ये एसेट कितने का हो गया जी, 323 माइनस 17 माइनस 54, ये इसकी रीवैल्यूड अमाउंट आनी चाहिए 252 आ गई। ठीक है ना, जो कि अल्टीमेटली हमने 2015 की ओपनिंग बन जाएगी। ठीक है, 252 के ऊपर मैंने अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब कितने साल गुजर गए जी, ये हमने खरीदा कब था, 13 में खरीदा था, 12 में खरीदा, 12 में, हाँ 12 में खरीदा था। तो हमने एक 12 जो है वो अल्टीमेटली गुजारा साल, और एक 13 गुजारा। ठीक है, अब ये जो 252 है, 252 ये 18 ईयर्स की वैल्यू बनती है, इसको डिवाइडेड बाय 18 करें, हाँ 14, तो इसकी डेप्शन फॉर द ईयर कितनी आ गई 14। अब नीचे जाए जरा, उसको भी साथ साथ अपडेट करूं, ये देखिए ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद मैं कहूंगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 14। ठीक है, अब साल एंड हो गया, अब क्लोज कर दें इसे, निकालें जी इसको, इसको क्लोज करेंगे, चलो जैसे मर्जी कर लो, इसको क्लोज करेंगे तो ये कितनी अमाउंट आ गई जी 14, क्लोजिंग डेप्शन 14 है। ऊपर वाले को क्लोज करते हैं जी, चलें जी, ये इसकी क्लोजिंग करेंगे तो ये कितना आ जाना चाहिए, इसको प्लस माइनस करके देखें कितना आता है 252, ये आ गया, चेक करो। ओहो, इधर नहीं आना यार, ये डेप्रिसिएशन हमने यहाँ क्यों लिख दी, डेप्रिसिएशन ये तो फेयर वैल्यू है ना,
ये डेप्शन अकाउंट में डेबिट होनी है, तो ये 252 आ गया। ठीक है, अब अगले साल में 252 उठाया मैंने, और अब मैंने एलिमिनेशन डेप्रिसिएशन की कितने की 14 की। ये 14 ये यहाँ क्रेडिट हुआ, नीचे जाए। हाँ, इसका ओपनिंग बैलेंस ये बना 14, और इस 14 की मैंने एलिमिनेशन कर दी। ठीक है जी, ये एलिमिनेट हो गया। अब एसेट जो है, अब एसेट जो है कितने का रीवैल्यू हुआ जी? 1 जनवरी 15 को ये हुआ 272 का। कितने का? 200। मेरे पास कितना आ रहा है? 252। कितना अपवर्ड वैल्यू हुआ जी? कितना जी? 20। ये अपवर्ड वैल्यू हुआ। तो मैंने डेफिसिट कितना बुक किया हुआ है? 23। ठीक है, यहां उसका कोई अमल दखल नहीं है, वो तो एंट्री है रीवैल्यूएशन सरप्लस की, क्या हमने करनी है। तो अल्टीमेटली डेफिसिट कितना हुआ जी? 23। ये 23 का डेफिसिट हुआ। नहीं, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितनी हुई है ना अभी जी? 20 की अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई ना अभी, ये 20 की। ये क्या है जी? ये हम सरप्लस लिखेंगे। ठीक है, ये 54 जो था ये क्या था? ये बेसिकली डेफिसिट था, डेफिसिट। ठीक है, ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब क्या हुआ? सरप्लस आ गया, जो मैंने ब्लू से लिखा है। ये कितना हुआ? 20। इधर कुछ नहीं बाहर है। अब इसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी होगी जी? बना दें क्लोजिंग। हाँ, 272 ये आ गया। ठीक है, अब इस पे डेप्शन चार्ज करनी है। कितने साल रह गए जी अब इसके? 12, 13, 14। ये गुजर गए हमारे 3 साल, और हमने 17 से डिवाइड कर दिया 272 को। अच्छा, डिस्पोजल कब हुई है? 30 जून 15 में डिस्पोजल हुई है। ठीक है, कितने की वो हुई है जी? यहाँ पे डिस्पोजल लिख देते हैं। देखो जरा पीछे जाओ, 80 क्या है उसकी? On June 15, one of the building was sold for 80 million. उसने डाटा दिया ही नहीं हुआ, उसकी सेल वैल्यू दी हुई है। 3, 4 किया हुआ है, 4 बिल्डिंग है ना, तो यहाँ से कहाँ से निकाला हुआ उसने? ये एक नेट कैरिंग अमाउंट ना, वो ऐसे कैलकुलेट करता है काम खाम में। ये ऐसे इसका डिफरेंस निकाल के फिर अगली एडजस्टमेंट डालता है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस था ना हमारा, वही मैं कह रहा हूँ ना, उसके पास कोई और आर्बिट्रेशन ही कर सकता है। 272 मिलियन की 4 बिल्डिंग थी, तो एक बिल्डिंग कितने की है निकाल लें जी? 68 की फेयर वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो इसको निकाल देते हैं। 2015 में ओपनिंग वैल्यू ये थी, तो 4 बिल्डिंग की थी, एक की निकल आई। चलो जी, इसे वहां से निकालना है ना हमने 68 को जी। ये डिस्पोजल आ गया हमारे पास 68 का, ये डिस्पोजल हो गया। ठीक है, लिहाजा क्लोजिंग वैल्यू इसकी कितनी आ गई? ये माइनस कर दें, 204। हाँ, सॉरी 190। ठीक है, 190। ओके जी। अली हसन, अली हसन क्या कह रहे हैं आप? जी अली हसन, चलो नहीं बोल रहा यार, लीव इट। अच्छा जी, चलो। अच्छा जी, अब आप ये देखें, ये मैंने 68 क्या किया, मेरे पास जितनी 272 क्या था? हाँ, सरप्लस करने के बाद ना, इसको और इसको जमा करेंगे,
तो माइनस नहीं करना उसमें से, डेप्रिसिएशन जो एलिमिनेट करनी है। $252 + 20 - 14, 258, इसको डिवाइडेड बाय 4 करना चाहिए। हाँ 64 पॉइंट, इससे डिस्पोजल कितना लिया हुआ देखो अगर। 68 लिया हुआ डिस्पोजल। हाँ, उसने बेसिकली ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है ये देखो। पीछे ये हैंड रेज किसने किया हुआ, पूछो क्या कह रहा है। जी एलिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी यही कहना था कि पहले हम सबसे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, बाद में रिवैल्यूएशन करनी है उसकी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद हमने 2014 में भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, जो हमने की हुई है ये 17 ये है 2013 की, 2014 में हमने अलहदा भी करनी थी, वो भी नहीं की हुई। नहीं 2014 में हमने डेप्शन चार्ज की है, क्यों नहीं की? नहीं की अक्यूमुलेटेड हुई ना सर। भाई की है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट निकालो जरा, ऊपर करो। नहीं नहीं सर जी, ऊपर ये जो बनाया हुआ आपने ये ये अकाउंट। देखो, ये देखो, ये मैंने सर्कल की अभी, ये डेप्रिसिएशन ही है, ये क्या लिखा हुआ है, डेप्शन फॉर द ईयर। सर जी फिर ऊपर एसेट वाले अकाउंट में नहीं करनी है और भाई माइनस? एसेट वाले अकाउंट में थोड़ी डेप्रिसिएशन जाती होती है। डेप्शन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट अकाउंट में थोड़ी जानी होती है। समझ आई? ठीक है सर जी। वो एसेट अकाउंट बन रहा है ऊपर। चलो जी। अच्छा जी, अब 272 क्या है, जो हमारी रीवैल्यूड अमाउंट है 2015 की। हाँ रीवैल्यूड अमाउंट यही बनी ना फिर, तो 272 बननी चाहिए ना। नहीं नहीं, मैं कॉस्ट अकाउंट बना रहा हूँ, उसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना होता है, क्यों नहीं करना होता है? ओ भाई इधर भी ये भी टी अकाउंट ही है, क्या हो गया आपको? तो टी अकाउंट अलहदा थोड़ी कोई अकाउंटिंग है, वही अकाउंटिंग है, ये टी अकाउंट की कॉलमर फॉर्म में और कुछ भी नहीं है। ये ओपनिंग बैलेंस था, इसके बाद मैंने इसे एलिमिनेट किया, बाकी वैल्यू कितनी रह गई? आपने फिर ये फिगर गलत लिखवाई होगी, 252 - 14 करो, 238। अब रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 2015 की? दो हजार पंद्रह की 272 है, उसमें से माइनस करना था, ये आपने गलत लिखवाया। अब ये कितनी अमाउंट है, ये 272 है ना रीवैल्यूड अमाउंट। इस डेट को कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, वो कितनी निकाली, 238 निकाली, उसका और इसका डिफरेंस आपका सरप्लस आना 34, उधर जाओ। हाँ यहाँ 34 आना, ये 34 है ना, ये पूरा उतना बनना चाहिए 34। ठीक है, अब जरा डिस्पोजल से पहले देखो ये 272 बन रहा है, हाँ बन रहा है ना। अब उसको हमने 4 पे डिवाइड किया कि भाई ये 4 बिल्डिंग्स हैं, तो एक बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी निकल आई, 68। मैंने यहां से माइनस कर दी, मेरा कॉस्ट अकाउंट मुकम्मल हो गया। ये कितना हो गया, वही मैं कह रहा था ना, ये 204 आना चाहिए था, 204। ये मेरा कॉस्ट अकाउंट तो मुकम्मल हो गया। अब ऊपर जाओ, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पे चले चलते हैं। अब मैंने इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन मैंने दो तरह की चार्ज करनी है, एक फॉर द ईयर है और एक जो डिस्पोज हो गया। जो फॉर द ईयर जो डिस्पोज हुआ एसेट वो कितने का हुआ है, 68 का, उसके ऊपर 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, कितने साल, 12, 13, 14, ठीक है ना। तो 17 से डिवाइड करो, एक साल, 68 डिवाइडेड 17 डिवाइडेड बाय 2, कितनी, 68 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 2, 6 माह की, 2 आ गया जी, ठीक है। और बाकी एसेट कितने बचे, 272 में से
68 निकल गए, 204 डिवाइडेड बाय 17 12, तो ये डेप्रिसिएशन होगी 12 और 2 14, ये इस साल की 14 डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, ये इत्तेफाक है कि वो भी 14 है, ये भी 14 है, परेशान नहीं होना। तो लिहाजा यहाँ पर मेरा क्लोजिंग बैलेंस से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है जी, चले ये हो गया जी मुकम्मल। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर अकाउंट बनाना कहे तो हम बना सकते हैं, पूरा हो गया। ठीक है, ये देख लें, ये क्लोजिंग वैल्यू आ गई जो 68 डिस्पोजल के बाद, और नीचे जाओ, ये नीचे इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्लोजिंग आ गई। ले जी, ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। आपका होमवर्क ये है कि आपने यही क्वेश्चन दोबारा घर जाके करना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना हो तो बना लीजिएगा, उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड के हिसाब से कितना ओसीए में जाना, कितने सीए में जाना, वो भी साथ आप एंट्री कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्लोजर भी दे देंगे कि फलां कंपनी ने किया है, फलां डेट को किया, इतनी इतनी रिवोल्यूशन हुई है। अगर रिवोल्यूशन ना होती तो फिर इसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो कितनी होती। तो आपका होमवर्क ये है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला आगे आपने साथ ये क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करके आना, ये छोटा सा सवाल है। ठीक है, ये जो मैंने अभी करवाया ये करना है, और क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, इसके बाद कितने क्वेश्चन है? ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे, हम इधर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।